हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अंतःशोषण यानी कि इम्बिबिशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इम्बिबिशन यानी कि अंतःशोषण का मतलब क्या है कि अनडिजॉल्व्ड लिक्विड यानी कि अघुलित तरल का एड्सॉर्प्शन किसके द्वारा? सॉलिड कोलाइड मटेरियल्स के द्वारा, यानी कि ठोस पदार्थों के द्वारा अनडिजॉल्व्ड यानी कि अघुलित तरल का एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज सरफेस से, सतह से ही अंदर ली जाती है तब हम उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और जब कोई चीज अंदर ली जाती है तब हम उसे बोलते हैं अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो एड्सॉर्प्शन, पहली बात तो इम्बिबिशन में अनडिजॉल्व्ड लिक्विड का एड्सॉर्प्शन होता है सॉलिड मटेरियल के द्वारा, या कि इम्बिबिशन का मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइडियल्स इज नोन एज इम्बिबिशन। यानी कि जो जल स्नेही, जो हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही कोलाइडल जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जल का एड्सॉर्प्शन करना, जल का एड्सॉर्प्शन क्या कहलाता है? इम्बिबिशन कहलाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं हम उसे बोलते हैं अधिशोषक, यानी कि एड्सॉर्बेंट या अंतःशोषी, यानी कि इम्बिबेंट। और जो तरल इसमें इम्बाइब होता है उसे हम बोलते हैं इम्बिबेट, यानी कि अंतःशोषी। जो पदार्थ अंदर लेते हैं वो एड्सॉर्बेंट या इम्बिबेंट यानी कि अधिशोषक या अंतःशोषी, और जो तरल अंदर आता है वो क्या कहता है? इम्बिबेट या अंतःशोषी का। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, और ये ड्राई यानी कि सूखे सॉलिड कोलाइड मटेरियल्स के द्वारा होता है, और इसमें जल का एड्सॉर्प्शन होता है ना कि एब्सॉर्प्शन होता है। जो सेलवाल होती है प्लांट्स में वो कोलाइडियल पदार्थों की बनी होती है, और जैसे सेलुलोज होते हैं, पैक्टिन होता है, हेमिसेलुलोज, ये सब कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं, और ये सभी कोलाइडियल होने के कारण ये अच्छे वाटर को इम्बाइब करने वाले होते हैं, अर्थात ये इम्बिबिशन अधिक शो करते हैं। प्रोटीन, अगार अगार, स्टार्च आदि भी इम्बिबिएंट की तरह काम करते हैं, अर्थात ये भी वाटर का अंतःशोषण करते हैं। अगार अगार अपने से वेट से 99 टाइम्स ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने वेट से। कुछ प्रोटीन 15 गुना अपने वेट से 15 गुना तक पानी को इम्बाइब कर सकती है। और जो इम्बिबिशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो लिक्विड मटेरियल इम्बाइब हो रहा है और जो सॉलिड उसको इम्बिबिशन कर रहा है, उनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। अर्थात जो इम्बिबिशन होता है वो सांद्रता प्रवणता के साथ ही होता है। अधिक सांद्रता वाली क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चीज़ें जाती हैं। जो किसी भी पदार्थ की इम्बिबिशन पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्बिबिशन पावर होती है, अंतःशोषण क्षमता जो होती है, वो सबसे ज़्यादा है अगार अगार, क्योंकि ये अपने वेट से 99 टाइम ज़्यादा चीज़ों को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर होती है वो पैक्टिन होती है, और पैक्टिन से कम होती है प्रोटीन में, उससे कम होती है स्टार्च में, और उससे जो कम होती है वो सेलुलोज में होती है। तो ये घटता हुआ क्रम है अंतःशोषण क्षमता का। अब जो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो लिविंग और डेड दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। लिविंग का एग्जाम्पल है सीड्स
के द्वारा पानी का इम्बिबिशन करना, ये लिविंग्स के एग्जाम्पल है। सीड्स लिविंग होते हैं, जो किसी भी प्लांट की जो सीड्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और पानी को का अंतः शोषण करते हैं। लेकिन एक लकड़ी के द्वारा वाटर का एब्सॉर्प्शन करना, दरवाजों के लकड़ियों के द्वारा, खिड़की की लकड़ियों के द्वारा या किसी भी लकड़ी के द्वारा जल का अंतः शोषण, ये एक डेड सेल्स का एग्जाम्पल है। इम्बिबिशन के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन वॉल्यूम, आयतन में वृद्धि होती है। जो सीड्स अगर हमने पानी में डाले तो वो इम्बिबिशन शो करते हैं, अंतः शोषण शो करते हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। दूसरा, वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होती है इस प्रक्रिया के दौरान, जिसे बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग, और वहां पर एक प्रेशर लगता है, दाब क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर यानी कि अंतः शोषण दाब। तो ये 3 घटनाएं घटती हैं इम्बिबिशन के दौरान कि वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसे इम्बिबिशन प्रेशर यानी कि अंतः शोषण दाब कहते हैं, और हीट निकलती है जो हीट ऑफ वेटिंग कहलाती है। जो ड्राई वुड होती है, सूखी लकड़ी होती है, वो नेचुरल ग्रूव्स में डाल दी जाती थी। जो चट्टानों के गड्ढे हुआ करते थे, उसमें दरारें हुआ करती, उसके अंदर लकड़ियों को डाल दिया जाता और उसमें पानी डाला जाता था, और डालने के बाद जो लकड़ी होती थी वो पानी को इम्बाइब करती थी, अंतः शोषण करती थी उसका, जिससे वहां पर एक प्रेशर लगता था, इम्बिबिशन प्रेशर, जिससे रॉक्स टूट जाया करती थी। इम्बिबिशन जो होता है वो जो कॉम्पैक्ट मटेरियल होते हैं, जो जटिल पास सघन मटेरियल्स होते हैं, जैसे वुड है, उनमें कम होता है। लेकिन जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जिलेटिन, वहां पर इम्बिबिशन ज्यादा होता है। अगर साइज इम्बिबिएंट मटेरियल्स का बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो इम्बिबिशन कम होता है। अब इम्बिबिशन का जो महत्व है, सबसे पहले जो वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है, जल का जो अवशोषण होता है सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा, जो जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के समय जो बीज जल को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वास्तव में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो इम्बाइब करते हैं, और इम्बाइब करके पानी को अंदर लेते हैं। दूसरा, जब सीड कोट टूटता है, जब सीड कोट का मतलब जो बीज चोल बोलते हैं जिसमें, तो वो कब टूटता है कि जो नीचे का जो कर्नेल होता है, कर्नेल वाटर को एब्जॉर्ब इम्बाइब करता है, जिससे जो बाह्य जो सीड कोट है यानी कि बीज चोल होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है और वो फट जाते हैं, जिससे जो प्लम्यूल होता है और रेडिकल होते हैं वो बाहर आते हैं। कर्नेल वास्तव में क्या होता है, किसी भी सीड का, फ्रूट आदि का अंदर का नॉर्मली खाने योग्य इडिबल भाग होता है, जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, फ्रूट में या सीड में। इसके बाद जो जल का अवशोषण होता है, मृदा से जब जड़ें जल का अवशोषण करती हैं, तो उसमें जो पहला इनिशियल प्रारंभिक प्रोसेस होता है वो इम्बिबिशन होता है, और बाद में एंडोस्मोसिस होती है। चौथा, अनेक प्लांट रेसुरेक्शन प्लांट्स कहलाते हैं। रेसुरेक्शन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जल की कमी में वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, और जब जल वो मिलता है उनको, तो दोबारा से वो वाटर को अंदर लेकर वापस अपनी नॉर्मल शेप प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें रेसुरेक्शन प्लांट बोलते हैं। जैसे सिलेजिनेला और कुछ लाइकेन्स में ये घटना देखी जाती है। तो जो रेसुरेक्शन प्लांट्स होते हैं, ये भी वाटर को इम्बाइब करके ही अपनी नॉर्मल शेप साइज को ग्रहण करते हैं। पांचवा, जो वाटर होता है वो एरियल रूट्स, अनेक प्लांट्स में जो एरियल रूट्स होती हैं, जो एपिफाइट्स होते हैं, उनमें एरियल रूट्स पाई जाती हैं। तो वो एरियल रूट्स वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो इम्बिबिशन के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे फ्रूट्स होते हैं जिनमें फ्लैश कम होता है, उनके अंदर जो वाटर होता है वो भी इम्बिबिशन के द्वारा ही अंदर पहुंचता है। जो न्यूली फॉर्म्ड वुड होती हैं वो फूल जाती है, नई बनी वुड्स होती है, फूल जाती है, वो वाटर को इम्बाइब करके फूलती हैं। और प्राचीन काल में चट्टानों को तोड़ने के लिए चट्टानों की जो दरार होती है उनमें लकड़ी फंसा दी जाती थी और उसमें पानी डाल दिया जाता, जिससे पानी जो होता है वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती थी, मतलब इम्बिबिशन करती थी, अर्थात अंतः शोषित करती थी, और इससे वो एक दाब लगाती थी, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे इम्बिबिशन प्रेशर यानी कि अंतः शोषण दाब कहते थे, और चट्टानें टूट जाया करती थी। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।